हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के लिए मैं फिर से लेके आया हूं आपको इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न होगा हमारे इतिहास के 7वें अध्याय व्यापार और भूमंडलीकरण के। ठीक है, ये जो भी प्रश्न मैंने आज बोर्ड पे लिखे हैं, जो भी मैं आज आपको समझाऊंगा, ये सभी के सभी प्रश्न एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कई बार प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आगामी 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको भी यह प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, आपके सेट में। इसीलिए आप बस इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। मैं 100% श्योर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इस प्रश्न का उत्तर बिना आंसर देखे हुए भी आप लिख लेंगे और आप अपने एग्ज़ाम में भी इसे लिखेंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। 100% आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। याद रखना है, हमारा यह 7वां चैप्टर है। इनसे पहले ऑलरेडी मैं 6 चैप्टर का प्रश्न उत्तर करवा चुका हूँ और जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका भी सीरीज चल रहा है और वो चौथे अध्याय तक समाप्त हो चुका है। हमारा लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय यानी सब्जेक्टिव प्रश्न आज 7वां अध्याय खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनके बाद एक और चैप्टर है, फिर हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, आज के प्रश्न को देखते हैं और आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बाजार किसे कहते हैं। बहुत ही संक्षेप में 2 नंबर में ये पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, विश्व बाजार किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, ऐसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं उपलब्ध हो, हम ऐसे बाजार को ही विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, विश्व बाजार किसे कहते हैं, आप क्या बोलिएगा, विश्व का या कोई भी ऐसा बाजार जहां विश्व की सभी वस्तुएं यानी जितने भी देशों में जो भी वस्तुएं बनती है, अगर वो किसी भी बाजार में उपलब्ध है तो हम उस बाजार को विश्व बाजार की संज्ञा देंगे। ठीक है, तो क्या ये प्रश्न क्लियर हो गया। विश्व बाजार किसे कहते हैं, विश्व बाजार ऐसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं उपलब्ध हो, हम ऐसे बाजार को ही विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, जैसे आप भारत की जो हमारी राजधानी है नई दिल्ली, हमारी जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, जापान की राजधानी टोक्यो, तो ये सब का सब विश्व बाजार के ही एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपको पहले क्वेश्चन में बहुत ही हल्का था, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति क्या है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति क्या है, या फिर ये प्रश्न पूछेगा आपसे कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपसे यह प्रश्न 2 तरीके से पूछ सकता है, औद्योगिक क्रांति क्या है या फिर औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर, व्यापक का मतलब क्या है, बड़े स्तर पर, व्यापक का मतलब क्या है बच्चा, बड़े स्तर पर वस्तुओं के उत्पादन को ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो देखिए, पहले जो मशीनें चलती थी ना, वो वाष्प इंजन से चलती थी, लेकिन अभी तो वाष्प इंजन बिल्कुल ही बदल गया है, क्योंकि ये बात बहुत पहले की हो रही है, आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। ठीक है, उस समय के संदर्भ में ये प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको जरा ये ध्यान देना है। ठीक है, तो वाष्प शक्ति से संचालित, यानी संचालित मतलब चलने वाला, वाष्प शक्ति से चलने वाला मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में बड़े स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन करना ही औद्योगिक क्रांति है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। औद्योगिक क्रांति क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, वाष्प शक्ति से चलने वाले मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में बड़े स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन करना ही औद्योगिक क्रांति है। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब से हुई, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1750 ईस्वी से आरंभ हुआ और ये उस समय ना इसका सबसे
मुख्य केंद्र जो था, प्रमुख केंद्र था, वो था लंदन। ठीक है। औद्योगिक क्रांति क्या है, लिख लोगे आप, क्या बोलोगे आप? वाष्प इंजन से चलने वाले बड़े बड़े मशीनों के द्वारा, या वाष्प इंजन से चलने वाले बिल्कुल मशीनों के द्वारा बड़े बड़े कारखानों में बड़े स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन करना ही औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1750 ईस्वी में हुई और इसका उस समय सबसे प्रमुख केंद्र लंदन था। इसका सबसे प्रमुख केंद्र कौन था बच्चा? लंदन था। ठीक है। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा? आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब तीनों आधार, यानी अर्थव्यवस्था का मूल रूप से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है या कितने हैं? तो 3 है। कौन सब? कृषि, व्यापार और उद्योग। ठीक है, कृषि, व्यापार और उद्योग। तो वही प्रश्न कर रहा है कि अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, व्यापार और उद्योग का रुक जाना, उनके बाद लाखों लोगों का बेरोजगार हो जाना, बैंकों का, कंपनियों का दिवालिया घोषित कर दिया जाना या दिवाला हो जाना, मतलब कंगाल हो जाना, और वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई भी कीमत नहीं होना, ये किसका लक्षण है? तो आर्थिक मंदी का लक्षण है। आर्थिक मंदी में मूल रूप से क्या होगा? तो मूल रूप से आर्थिक मंदी में क्या होता है? किसी भी देश की जो कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, ये तीनों का गति जो है ना वो रुक जाता है। इनसे क्या होता है? लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उनके बाद उस देश की जो बड़ी बड़ी बैंक हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने आप को दिवालिया या फिर कंगाल घोषित कर लेती है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा क्या होगा? तो मुद्रा का भी और वस्तु का भी, जब कोई भी देश आर्थिक मंदी से गुजरेगा तो उस देश में ना ही वस्तु का वैल्यू रह जाता है और ना ही मुद्रा का। तो वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई भी कीमत नहीं रहना, वही किसका देन है? तो आर्थिक मंदी का देन है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्थिक संकट समझ में आ गया होगा। तो इसको आप अपने भाषा में भी लिख लीजिएगा कि अर्थशास्त्र में आने वाली वैसी स्थिति जब किसी भी देश का जो स्तंभ है, तीनों स्तंभ व्यापार, उद्योग और कृषि का गति रुक जाना, कार्य रुक जाना, ये आर्थिक मंदी का ही एक प्रारूप है। इनके बाद आप और इसमें क्या ऐड कर सकते हो कि जब किसी भी देश में आर्थिक मंदी आती है तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इनके साथ ही उस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बैंक अपने आप को कंगाल घोषित कर लेते हैं। तो ये ऐसा भी अगर आप लिख देते हो तो आपको 100% जो भी उस क्वेश्चन में मार्क होगा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम 4 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है ना। भूमंडलीकरण पूरी दुनिया, भूमंडलीकरण के कारण ही अब पूरी दुनिया एक बड़े गांव के रूप में हो गया है ना, या फिर आप इसको एक बड़ा घर भी कह सकते हैं जहां पर सभी देश आते हैं। तो भूमंडलीकरण क्या है बच्चा? तो जीवन के सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़ दिया है, या फिर सभी देशों को बोलिए या सभी भागों को आपस में जोड़ दिया। किसके कारण? भूमंडलीकरण के कारण ही। अब भूमंडलीकरण के कारण ही पूरी दुनिया अब एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, किसका? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप क्या बोलिएगा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग व अस्थिरता कायम करना था। ठीक है, देखिए
ये आर्थिक सहयोग का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही कम है, या फिर उस देश की जो उस देश में जो पूंजी है ना, मतलब बहुत कम है, तो उस देश को सहायता राशि की जरूरत है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिन्हें मदद की जरूरत है, कि अगर उन्हें कुछ रुपया दिया जाए तो उनके पास एक प्लान होता है कि अगर मेरे पास 2 लाख रुपया आता है तो मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा, इनके बाद मेरे घर की स्थिति सुधर जाएगी। तो वही इसी चीज के लिए जो है ना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बुलाया गया था यहाँ पर। यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग और अस्थिरता कायम करना था। आर्थिक सहयोग का मतलब रुपये पैसे देना था जिस भी देश को रुपये की जरूरत होती है, जरूरतमंद देशों को, ठीक है। इनके साथ ही जिस पर विश्व शांति की नींव टिकी थी। और अगर मान लीजिए किसी भी देश को अभी रुपये की जरूरत है, अगर उनका सहयोग कर दिया जाता है तो उस देश में जो भी युवा हैं, मतलब उस देश की सरकार पहले उस रुपये से अपने देश के नागरिकों पर के शिक्षा पर, देश के विकास पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन सब चीज़ों पर वो देश पैसे को उस देश की सरकार जो है रुपये को खर्च कर सकती है अपने देश में। लेकिन अगर ये सब नहीं होगा तो वो देश अगर कंगाल हो जाता है तो इससे जो एक मानव सभ्यता है उन पे भी असर पड़ेगा। इनके साथ साथ जो उस देश के जो नागरिक हैं वो क्या करेंगे, और ही ज़्यादा लूटपाट करेंगे। इनसे उस रीजन में, उस देश के आसपास अस्थिरता जो है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो रीजन ही थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा। तो याद रखना है आपको कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की सहमति के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का भी गठन किया गया, ठीक है। तो क्या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समझ में आ गया? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग को कायम करना, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन पर ही विश्व शांति की नींव भी टिकी थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की सहमति के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ही शॉर्ट में बच्चा क्या कहते हैं? IMF कहते हैं, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम 6 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, या बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। याद रखिए ये सभी के सभी प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, कई बार, ठीक है। चलिए, तो जब कोई कंपनी एक ही साथ या एक ही समय में या एक ही साथ कई देशों में अपना व्यापार करती है या व्यवसाय करती है तो हम वैसे कंपनी को ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ठीक है। जब कोई कंपनी एक ही साथ कई देशों में व्यवसाय और व्यापार करती है तो हम उस कंपनी को ही क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। जैसे मान लीजिए सैमसंग का जो ऑनर है वो दक्षिणी कोरिया का है, लेकिन सैमसंग का फ़ोन आपको अमेरिका में मिल जाएगा, इंग्लैंड में मिल जाएगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, सभी देशों में मिल जाएगा। तो सैमसंग को हम कौन सी कंपनी बोलेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अपने देश का अभी आप जियो को भी देख सकते हैं, ये भी अपने बिजनेस का एम्पायर जो है वो बढ़ा रहा है, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है बच्चा? जब कोई कंपनी एक ही साथ विश्व के कई देशों में व्यवसाय और व्यापार करती है तो हम वैसे कंपनी को ही क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1920 ईस्वी के बाद इस तरह की कंपनियों का उदय हुआ। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पूंजीपति लोग थे उन लोगों ने अपना थोड़ा सा विस्तार किया, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जो है ना ये इन कंपनियों का विस्तार पूरा फैला, ठीक है। चलिए, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 7 नंबर का। वो क्या है? भूमंडलीकरण के कारण या भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करें, ठीक है। यानी भूमंडलीकरण की जो शुरुआत किया गया उनका भारत पे क्या असर पड़ा, आपसे जो प्रश्न है ना यही जानना चाहता है, ये आपसे समझना चाहता है, ठीक है।
तो देखिए, तो भूमंडलीकरण के बारे में अभी हम ऊपर में भी देखे थे, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भारत पर क्या असर पड़ा, तो हम भारत के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो भूमंडलीकरण का भारत पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा, ठीक है। 1991 ईस्वी की आर्थिक नीति की घोषणा के बाद भारत में पूंजी निवेश और व्यापार में काफी वृद्धि हुई, ठीक है। पहला लाइन क्या हो जाएगा, भूमंडलीकरण का भारत पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा। 1991 ईस्वी की आर्थिक नीति के बाद क्या हुआ बच्चा, भारत में पूंजी निवेश और व्यापार का में काफी क्या हुआ बच्चा, वृद्धि हुई। पूंजी निवेश के कारण देश में आर्थिक विकास की गति जो है ना तेज हो गई। हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आ गया। ये एक जेन्युइन सी बात है, एक नॉर्मल सा बात है कि जब किसी भी देश में जब दूसरे देश के उद्योगपति निवेश करते हैं तो उस देश में क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार के साथ साथ ही रोजगार का सृजन होगा, लोगों को काम मिलेगा, तो लोगों की स्थिति बिल्कुल ही बढ़ेगी और बढ़िया होगी और इनसे उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी जो है ना वो पटरी पर आ जाएगा, ठीक है। तो पूंजी निवेश के कारण ही भारत में आर्थिक विकास की गति क्या हो गई, तीव्र हो गई। भूमंडलीकरण के कारण ही देश में सेवा क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ, जिसमें जीवन जीने की काफी नए क्षेत्र खुले हैं। जैसे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बच्चा क्या सब आ गया, बैंकिंग आ गया, बीमा आ गया, संचार आ गया, व्यापार आ गया, इनके जैसे बहुत सारे ऑप्शन भारत के लोगों को मिला। अच्छा, आज जो है ना आज भारत विश्व का इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी देश है। आज भारत की कई कंपनियां विश्व बाजार में अपना दमखम दिखा रही है, अपना दबदबा दिखा रही है। वो किसकी वजह से संभव हो पाया बच्चा, भूमंडलीकरण के कारण। तो अगर आप देखो यहां पर वाला अगर प्रश्न आप समझ गए होंगे ना, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, भूमंडलीकरण के कारण ही पूरी दुनिया अब एक बड़े गांव के रूप में लगती है ना, पूरे एक बड़े घर का जैसा लगता है। तो इनके कारण क्या हो कि अब इनसे क्या होगा कि हमारे देश की बड़ी सारी कंपनियां, विश्व की बहुत अच्छी या बड़ी कंपनियां वो भारत में निवेश कर सकती है, भारत की कंपनियां दुनिया के और सारे देशों में निवेश कर सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 7 नंबर का प्रश्न भी, भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये 1 से लेकर 7 नंबर तक के प्रश्न में अगर आपको कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो इनसे पहला जो हमारा वीडियो आया था वो वीडियो मेरा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता हूं जो आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। आपको बताना है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। मोपला विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। इनका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपके कमेंट को मैं हार्ट भी दूंगा, ठीक है। तो अगर 1 से 7 नंबर तक के प्रश्न में आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं फिर से उस प्रश्न को बताने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपने इनसे पहले वाले जो हमारा 6 चैप्टर आया है उनके वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए। 100% आपको उस वीडियो को देखने के बाद ना आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ये हमारी गारंटी है, ठीक है। बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो देखने के बाद। बाकी ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न आपके लिए कंटिन्यू आएगा और अगले 4 या 5 दिनों में हमारा ये एक ही चैप्टर बचा है, तो ये तो हमारा इतिहास समझिए खत्म ही है। 2-3 चैप्टर बचा है हमारा ऑब्जेक्टिव का, वो भी मैं करवा दूंगा। फिर हमारा जो सोशल साइंस के और सारे सब्जेक्ट हैं हम उनको भी बारीकी से प्रश्न उत्तर यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपको बिल्कुल ही हम समझा देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदार में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं कक्षा में उनके साथ, और व्हाट्सएप पर आप इनका लिंक शेयर कर सकते हैं। इनके साथ ही साथ आप फेसबुक पर इनके लिंक को अपने दोस्तों के साथ टैग जरूर कीजिएगा। बस मतलब इन सभी चीज़ को एक लाइन में बोलूं तो शेयर आपको करना है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करके इतनी सारी चीज़ें लिख कर लाता हूं ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको आ जाता है तो ज़रूर आप 10-20 लोगों तक पहुंचाइए, इनसे
मुझे भी हौसला मिलेगा। कभी कभी तो मैं भी टूट जाता हूँ कि यार छोड़ो, क्या वीडियो बनाना, बच्चे देखते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी खुशी होती है कि कुछ बच्चे को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से इनसे फ़ायदा होता है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।